हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच और एक वीडियो के साथ जहाँ हम डिस्कस करेंगे केवीएस के महाब्लास्टर एमसीक्यूज। ऐसे क्वेश्चंस जो सीधे सीधे आपको हेल्प करेंगे अब आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो यहाँ पर इन 7 दिनों में, है ना, इन 7 दिनों में आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जहाँ पर सीधा सीधा आपका रिजल्ट जुड़ा हुआ है। बेहतरीन, यूनिक, नए और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। रिसेंट में हमने जो कंप्लीट किया है वो हमने कंप्लीट किया था क्या, अपनी टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज, जहां पर हमने केवीएस का जो न्यू डिसाइडेड सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स उन्होंने दिए हुए थे वहां से क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था। हर टॉपिक से लगभग हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके कंटेंट और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में जिन्होंने आपकी हेल्प की है ना। और बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने उनसे एडवांटेज भी लिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से वो सारे वीडियोस देखिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल वो होने वाले हैं। इन 7 दिन, आज से 7 दिन तक लगातार हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ एमसीक्यूज के ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सीधा सीधा क्या होगा, हमारे एक जो ड्रीम है, हमारा जो सपना है, दैट अब की बार केवीएस पार, तो अब की बार जो केवीएस पार वाला जो एक हमने हैशटैग दिया है उसके साथ हम लोग चलने वाले हैं और सीधा सीधा हम लोग इस बार डेफिनेटली जो अपनी सीट है वो क्या करने वाले हैं, पक्की करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो उम्मीद है कि आपको सेशन क्या आएगा, पसंद आएगा, तो लास्ट तक जुड़े रहिए और देखिए कि इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ से आपकी ये भी बात पता चल जाएगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एमसीक्यू को करने का अपना एक तरीका होता है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो खाली क्वेश्चन और आंसर हम लोगों को नहीं करना है, जो उसका एक सही तरीका है कि कौन सा अप्रोप्रिएट है और उसका रीज़न क्या है, अगर वो हमें पता होगा तो वो हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक एडवांटेज और दे देता हूँ कि ये जो पूरी पीपीटी है, ये पूरी पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है। और ये जो पीपीटी होगी ये बाइलिंगुअल होगी। ठीक है। और हर पीपीटी के हर क्वेश्चन के साथ आपको आंसर जो होगा वो अटैच मिल जाएगा। तो जो आपको होता है ना कि भाई स्टार्टिंग में क्वेश्चन और लास्ट में आंसर दिए हुए हैं, तो उसमें जो अभी, क्योंकि इतना तो टाइम है नहीं कि आप बाद में एनालाइज कर सको, अभी तो क्या कि आपका ये क्वेश्चन है, ये इसके आंसर्स हैं, है ना, और इसमें ये ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर वो आप एक बार देख लोगे मेरे ख्याल से, तो आप एक बहुत हद तक क्या कर लोगे, अपना सिलेबस और एक बार रिवाइज कर लोगे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होने वाली है, फ्रूटफुल होने वाला है ये वाले सेशंस। तो फटाफट से चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इन जो सीरीज है इसमें कंटिन्यूटी तभी रहेगी जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे तो वीडियो रुक जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए अल्टीमेटली, पर यार ऐसा होगा नहीं, वीडियोस तो आती रहेंगी, तो यार देख लो, कर देना सब्सक्राइब वगैरह, शेयर वगैरह, है ना, कुछ भला कर देना हमारा भी। चलो शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। उम्मीद है कि सबको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं कंप्लीट? एक सेकंड देना जरा। ये चलो, चलिए साहब, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन। एक उद्योग में सामान्य एक कमाई शक्ति और समान सामान्य स्थिति वाली दो कंपनियां हैं जो बड़े लाभांश का भुगतान कर रही हैं, हमेशा उच्च कीमत पर बेचेंगी। और एक है निकट लाभांश का रियायती मूल्य दर के लाभांश के वर्तमान मूल्य से अधिक है। तो इसको एक बार यहां पर देख लेते हैं। टू कंपनीज विद द सेम जनरल अर्निंग पावर एंड सेम जनरल पोजीशन। तो जो कंपनी है वो सेम जनरल, उनकी जो अर्निंग पावर है वो सेम है और उनकी जो जनरल पोजीशन है वो भी सेम है। कोई इंडस्ट्री है, वहां पर दो कंपनी है, वो दोनों कंपनी एक ही अर्निंग पावर है और एक ही क्या है, उनकी पोजीशन है ना, समझ गए। तो द वन इज पेइंग लार्जर डिविडेंड। उनमें से एक कंपनी जो है, जैसे सपोज करो ये है, तो एक कंपनी ये रही, एक कंपनी ये रही, तो उनमें से जो ये वाली कंपनी है ये ज्यादा डिविडेंड पे करती है और वो भी किस पर, हायर प्राइस पर। तो ये क्या दिया हुआ है, ये असर्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? तो ये तो बात सही है, तो करेक्ट है ये, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है।
द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ नियर डिविडेंड, है ना, जो मतलब निकटवर्ती जो लाभांश होते हैं, जो डिविडेंड्स होते हैं, उन पर जो एक डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब रियायती दर, है ना, कह सकते हैं, इज हायर। समझ रहे हो, मतलब शुरुआत में जो हम डिस्काउंट देते हैं वो कैसा होता है, वो ज्यादा होता है देन प्रेजेंट वर्थ ऑफ डिस्टेंट डिविडेंड, मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा होता है शुरू के दौर में। हम ये भी कह सकते हैं कि जो फर्म होती है, जो इंडस्ट्री होती है, वो अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए शुरू के दौर में ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करती है। तो बात तो ये सही है, तो कुल मिलाकर के दोनों सही हैं। तो जब दोनों सही हैं तो ये दोनों तो वैसे कट जाएंगे। अब जब ये दोनों कट जाएंगे तो अब हमें असर्शन और रीजन में ये देखना है कि क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो कंपनी है, सेम जनरल पोजीशन है, सेम अर्निंग पावर है, उसमें से एक कंपनी लार्जर डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है ना, और वो भी किस पर, हायर प्राइस पर। तो उनका रीजन ये दिया है कि जो कंपनी होती हैं वो लाभांश जो उनके डिविडेंड होते हैं वो उन्हें ज्यादा पे कर सकती हैं। तो ये तो बात दोनों ही क्या है, सही हो गई। तो आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो ए के साथ जाएगा, है ना। द टाइम गैप बिटवीन द पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल परचेज एंड कलेक्टिंग ऑफ कैश फ्रॉम सेल इज रेफर्ड एज द, जो हम जैसे सपोज करो मैंने आपको ना ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो जो मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ाई थी तो उसमें हमने ना कुछ पढ़ा था कि आपने माल खरीदा और फिर आपको वो क्या मिलेगा, माल मिल जाएगा वापस से। तो जब आपको वो माल वापस से मिल जाएगा तो आप उसको किस में बेच दोगे, आप उसको प्रोडक्शन यूनिट में बेच दोगे। फिर आप उससे क्या करोगे, फिनिश गुड्स प्रिपेयर करोगे। जब फिनिश गुड्स प्रिपेयर होंगी तो उस जैसे आपने परचेज किया, परचेज के बाद आपने उन्हें प्रोडक्शन में भेज दिया, प्रोडक्शन के बाद वो कुछ टाइम वेयर हाउस में रखा रहा, वेयर हाउस के बाद वो क्या हो गया, सेल में कन्वर्ट हो गया, सेल में कन्वर्ट होने के बाद वो बीआर में कन्वर्ट हो गया, और बीआर में कन्वर्ट होने के बाद वो कुछ टाइम किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया। फिर वो उसका पेमेंट आपने किसको कर दिया, फिर वापस। तो ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा, इस साइकिल को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन यहाँ पर जो सेल होती है, यहाँ पर दो तरह की सेल होती है, एक तो कैश बेसिस पर और एक बेटा किस पर होती है, क्रेडिट बेसिस पर। तो जहां पर कैश प्लस क्रेडिट की बात होती है, किसकी बात होती है, कैश प्लस क्रेडिट की बात, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑपरेटिंग साइकिल बोलेंगे। लेकिन अगर खाली कैश की बात हो रही है तो क्या बोलेंगे, उसको हम कैश साइकिल बोलेंगे। तो मेरे बच्चे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, कैश साइकिल के साथ जाएगा। बोलो फटाफट, क्लियर है कि नहीं है। देखो यहाँ पर केवल एक ही वर्ड आपको क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है, ठीक है ना। रॉ मटेरियल परचेज एंड कलेक्टिंग फ्रॉम सेल इज रिफर्ड एज, अगर ये नहीं लिखा हुआ होता, कैश नहीं होता, राइट, कलेक्टिंग फ्रॉम सेल लिखा होता सीधा, इज रिफर्ड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, ये कन्वर्ट हो जाता ऑपरेटिंग साइकिल में। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, कैश साइकिल कहेंगे। क्लियर कहानी, ये वाली बात क्लियर है ना। चलिए आगे आ जाइए, कोशिश करेंगे कि इनमें एक्सप्लेनेशन कम हो और आपका जो है कंटेंट ज्यादा हो, ठीक है ना। एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद, तो जो एफिशिएंसी है वो किससे कंसर्न होती है बताइए। एफिशिएंसी एक तो होती है आपकी एफिशिएंसी, एक होती है आपकी इफेक्टिवनेस। बताओ, एक होती है आपकी एफिशिएंसी, एक होती है आपकी इफेक्टिवनेस, बताइए। ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, सीधे सीधे। डूइंग द थिंग्स राइट, डूइंग थिंग्स राइट, अचीविंग एंड रिजल्ट, नन ऑफ दिस। दक्षता किससे संबंधित है, सही चीजें करना, चीजों को सही करना, अंतिम परिणाम प्राप्त करना, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। व्हाट विल बी योर आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो अचीविंग एंड रिजल्ट तो होगा नहीं, है ना। क्या नहीं होगा, अचीविंग एंड रिजल्ट नहीं होगा। अफेक्ट, दक्षता किससे संबंधित है, दक्षता संबंधित है चीजों को सही करना, है ना। क्या चीजों को सही करना, डूइंग थिंग्स राइट। कहता है ना कि कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से करना जानता है ना। किसी काम को सही तरीके से करना, ठीक है ना।
एक देखो, एक चीज है कि आप किसी काम को सही तरीके से करते हैं, और एक है कि आप केवल सही तरीके से ही करते हैं। दोनों में डिफरेंस है, बहुत माइन्यूटली सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है ना। तो यहां पर जो एफिशिएंसी की बात आती है ना, कि चीजों को सही करना, कि भाई यार उस व्यक्ति को ना ये काम दे दो, उसमें ना इसकी बहुत एफिशिएंसी है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो किसके साथ जाएगा? डूइंग थिंग्स राइट। हाँ, अगर यहां पर एफिशिएंसी की जगह पर क्या आ जाता? इफेक्टिवनेस आ जाता। क्या आ जाता? इफेक्टिवनेस आ जाता, तो वो किस पे चला जाता? फिर वो चला जाता डूइंग थिंग्स राइट के साथ। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? डूइंग द राइट थिंग्स। इफेक्टिवनेस किसके साथ चला जाएगा? डूइंग द राइट थिंग्स। अच्छा, एक चीज और यहां पर मैं बता दूं, यहां पर जो इफेक्टिवनेस है, दूसरा पेन ले लेता हूं, यहां पर जो इफेक्टिवनेस है बेटा, क्या है? इफेक्टिवनेस है, ये किससे रिलेट करती है आपको? ये आपको रिलेट करती है स्ट्रेटेजिक से। किससे? स्ट्रेटेजिक से, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक किससे रिलेट करती है? स्ट्रेटेजिक से, ठीक है ना। या फिर यहां पर ये बात कर लो कि ये स्ट्रेटेजिक थिंकर के बारे में बात करती है, और ये जो एफिशिएंसी है, ये टैक्टिकल के बारे में बात करती है। क्या? टैक्टिकल, है ना। टैक्टिकल थिंकर्स के बारे में बात करती है। क्लियर है? तो यहां से भी क्या हो सकता है? आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्या ये स्ट्रेटेजिक थिंकर है और ये क्या है? टैक्टिकल थिंकर है, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन स्टिपुलेट्स दैट कंटिंजेंट असेट्स अपीयर एज अ फुटनोट इन द बैलेंस शीट? आपने एक बैलेंस शीट बनाई होगी, तो जब आपने बैलेंस शीट बनाई थी तो आप उसके फुटनोट में कुछ लिखते थे, कोई भी आइटम्स, कुछ भी चीजें, है ना। तो वो जो आइटम्स हम लोग लिखते हैं, है ना, तो ये जो आइटम्स हम लोग लिखते हैं, ये किस कॉन्सेप्ट, किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से लिखा जाता है? मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, डिस्क्लोजर या कन्वेंशन? बताइए इनमें से क्या सही होगा? देखिए, मटेरियलिटी, जैसे इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं, वी रिकॉर्ड, जैसे इसको इस तरह से लिख लो, पूरा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर है 24 रुपीज 550 पैसे। कितना है? 24 रुपीज 50 पैसे। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें इसको क्या कर देते हैं? इसको इग्नोर कर देते हैं, और खाली कितना लिख लेते हैं? तो 24 लिख लेते हैं, है ना, या 25 लिख लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इसको क्या कर दिया हमने? इग्नोर कर दिया। तो ये क्या कहलाता है? ये मटेरियल कहलाता है। क्या कहलाता है? मटेरियल। जो सीधा सीधा बिजनेस की इंफॉर्मेशन के लिए क्या हो? बिजनेस की इंफॉर्मेशन के लिए क्या हो? इंपॉर्टेंट हो, है ना। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप जो अपने जो मेथड हैं उनको जो यूज कर रहे हो, उनमें क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपने डेप्रिसिएशन का एसएलएम यूज किया है तो आने वाले सालों तक भी आप क्या करते रहने वाले हो? यही करने वाले हो। डिस्क्लोजर में आप जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती हैं उनको क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किसमें करते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है? जहां पर आप प्रोविजन क्रिएट करते हो। तो यहां पर अब आप मुझे इसका सही आंसर बता दीजिए। तो सही आंसर क्या होगा इसका? डिस्क्लोजर। क्या होगा? प्रकटीकरण। प्रकटीकरण क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, in which year was जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी? यहां पर जब हम जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जिसको हम री इंश्योरेंस कंपनी के नाम से भी जानते हैं, तो वो उसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया था? 1988, 1972, 1965 या 1981? भारतीय साधारण बीमा निगम को किस वर्ष में कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GIC। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1972। तो बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है ना, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, शिशु, किशोर और तरुण, ये जो है ये स्कीम है, ये किस स्कीम के अंतर्गत आती हैं, ये किस स्कीम का हिस्सा है बताइए। शिशु, किशोर और तरुण, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको सिडबी कहा गया है, या आरआरबी जिसको रीजनल रूरल बैंक कहा गया है। बताइए क्या होगा इनका करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। और इनके साथ साथ ना आप मुझे ये भी बताओ कि ये किस योजना का हिस्सा है ना, किस योजना के अंतर्गत इन्हें लेकर के आया गया है। तो ये योजना का नाम चलो मैं बता देता हूं, इन्हें मुद्रा योजना का नाम जो है वो लेकर के आया गया है, लेकिन इस योजना का पूरा नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस योजना का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा बी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है ना, जो कि कब आई थी, मुद्रा कब आया था 2015 में। कब आया था 2015 में, और कौन सी डेट को आया था पता है क्या किसी को? 2015 में कब आया था ये? अप्रैल में। 2015 कब? अप्रैल, है ना, अप्रैल 2015, और शायद 8 को आया था, है ना, तो 8 अप्रैल को आया था। एक बार देख लेना, 8 नोटबंदी कब हुई थी? 8 को ही हुई थी डिमोनेटाइजेशन, हाँ 8 को ही हुई थी, ये भी 8 को ही आया था, है ना। तो बताइए मुझे इस स्कीम का पूरा नाम बताइए, और साथ साथ में इनके जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर हैं, इनके जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर हैं वो भी मुझे बताइए। साथ साथ में इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, क्या हेडक्वार्टर्स, HQ, वो भी आप मुझे बताइए। देखिए क्वेश्चन करने का अपना एक तरीका होता है ना, और अगर आप उस पैटर्न से उन क्वेश्चंस को करोगे तो डेफिनेटली जो आप एक ड्रीम लेकर के चल रहे हो ना, वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मेसर्स स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू। देखिए एक बात यहाँ पर समझिए कि मेसर्स स्टेशनरी मार्ट है, क्या है, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्टेशनरी खरीदी है, जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, है ना। तो वो किस में जाएगा? जनरल एक्सपेंस में, स्टेशनरी में, परचेज में, आइदर बी और सी। बताइए क्या सही आंसर होगा। सामान्य व्यय, स्टेशनरी खाता, खरीद क्रय खाता, या तो स्टेशनरी खाता या खरीद खाता। बताइए किस डेबिट में क्या होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो परचेज अकाउंट जाएगा। क्या जाएगा? परचेज अकाउंट जाएगा। क्लियर है ना ये वाली बात? मेसर्स स्टेशनरी मार्ट का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? परचेज अकाउंट जाएगा। ठीक, चलिए एक सेकंड देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन, है ना, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन, एसेट्स आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। बताइए विघटन की स्थिति में परिसंपत्तियों को प्राप्ति खाते में स्थानांतरित किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? किस वैल्यू पर? बाजार मूल्य पर, परिसंपत्ति मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम है, बुक वैल्यू पर जो किताबों में लिखी गई है, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए इनमें से इनका सही आंसर क्या होगा। अच्छा ये जो है ये क्या है? ये आपका एक प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है। आप मुझे उसका नाम बताना जरा, किस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत हम कॉस्ट वैल्यू ऑफ एसेट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट में से जो कम होती है उसको कंसीडर करते हैं, और ये ज्यादातर केस किस आइटम में मिलता है? आप मुझे इन दोनों का आंसर भी कमेंट करके बताओगे, है ना। अब समझ रहे हो क्वेश्चंस का लेवल। देखो
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो रियलाइजेशन अकाउंट, जब कोई भी फर्म क्या होती है, डिसॉल्व होती है, खत्म होती है, बंद होती है, तो जितनी भी एसेट्स होती हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उन सबको क्या कर दिया जाता है? उन सबको सेटल कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि एसेट्स को एक हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है ना कि जो बैलेंस शीट है उसको खाली करना होता है, क्योंकि फर्म आगे कंटिन्यू नहीं रहेगी, तो फर्म कंटिन्यू नहीं रहेगी तो जितने भी पार्टनर्स हैं, है ना, तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब अपना पैसा ले लेकर के चले जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एसेट्स हैं वो रियलाइजेशन में चली जाएंगी, उनको बेच दिया जाएगा या कोई पार्टनर ले लेगा। ऐसे ही जो लायबिलिटीज है उनका पेमेंट कर दिया जाएगा या पार्टनर उनका पेमेंट कर देंगे, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा और जो उनकी कैपिटल उसमें इंक्लूडेड होगी उन सभी को क्या कर दिया जाएगा? मिक्सअप कर दिया जाएगा, और जिसका जितना पैसा बन रहा है उसको उतना पैसा दे दिया जाएगा। तो ये रियलाइजेशन का बेसिकली क्या होता है? रोल होता है। तो अब रियलाइजेशन में जो अब अमाउंट लिख रहे हैं तो वो मार्केट वैल्यू पर थोड़ी लिखेंगे, मार्केट वैल्यू पर तो जितने में हम उन्हें रिलीज कर रहे हैं वो लिखा जाएगा, और वो कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में। तो इसका मतलब क्या? डेबिट साइड में या जो एसेट्स हैं, एसेट की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो जो डेबिट साइड में एसेट्स लिखी जाती हैं उनको आप किस वैल्यू पर लिखते हो? बुक वैल्यू पर लिखते हो। तो बेटा यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाने वाला है? एट बुक वैल्यू। तो सी वाला जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट एक्सीड ऑफ इट्स टोटल पेड अप कैपिटल इन द फाइनेंशियल ईयर। किसी भी वित्तीय वर्ष में इक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद उस वित्तीय वर्ष में अपनी कुल चुकता पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। बताइए, बायबैक आप जो बायबैक करते हो अपने इक्विटी शेयर का, कोई भी कंपनी जो बायबैक करती है ना, वो कितना परसेंट कर सकती है? तो यहाँ पर वो बात आपसे पूछी गई है। तो ये जो 90% है ये तो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जब आप आईपीओ करते हो। और 10% जो है वो आपका कॉल्स इन एरियर पर है। क्या है? कॉल्स इन एरियर पर कंपनी क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है। और 12% जो है वो कॉल्स इन एडवांस क्या है? किसका है? कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है? 12% इंटरेस्ट देती है। ठीक है ना। और जो कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं उनको जो रिफंड करना होता है, तो वो रिफंड कितने दिन में पूरा होता है? 130 डेज में पूरा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? 25%। चलो नेक्स्ट। वैसे इतना डिटेल देने का सोचा नहीं था मैंने इसमें, पर चलो कोई बात नहीं। वो एक्सप्लेनेशन की आदत गंदी है ना, तो वो जाएगी नहीं आसानी से, है ना। कितना, और चलो भाई फटाफट से स्पीड पकड़ते हैं। कंजर्वेटिज्म इज अ कॉन्सेप्ट दैट हैज द इफेक्ट ऑफ, रूढ़िवाद एक अवधारणा है जिसका प्रभाव, रूढ़िवादिता। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी आपसे ना पीछे क्वेश्चन पूछा था, आपने पीछे कंजर्वेटिज्म का था भी ऑप्शन जिसमें हमने क्या किया था? हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, है ना। तो वो जो एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या उससे जो हमारी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई जाएगी, उनकी वैल्यू कम बढ़ी हुई दिखाई जाएगी, या उनका प्रभाव किस पर पड़ेगा? लायबिलिटीज पर पड़ेगा। बताइए कंजर्वेटिज्म से क्या होगा? आपका सही आंसर क्या होगा? संपत्तियों का ओवर स्टेटमेंट, परिसंपत्तियों का कम विवरण, देनदारियों का ओवर स्टेट, देनदारियां मतलब लायबिलिटीज या दायित्व, है ना, दायित्वों का कम विवरण। बताइए सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ये, क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट दोनों में से जो कम है, तो जो कम है तो कम क्या करा रहा है? अंडर स्टेटमेंट करा रहा है। क्या करा रहा है? अंडर स्टेटमेंट करा रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम किसके साथ चले जाएंगे? अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट के साथ चले जाएंगे। द बैंक थ्रू विच द इशूइंग बैंक अरेंजेस टू एडवाइज द लेटर ऑफ क्रेडिट, एडवाइज कर रहा है, तो एडवाइज में से एडवाइज उठाओ और इसे ले जा करके यहां पर पटक दो, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सलाहकार बैंक, सलाह देना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं। द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू सेलिंग सुपरफ्लोज, विपणन का उद्देश्य अनावश्यक बेच, सुपरफ्लोज भाई मार्केटिंग, बेच डालो बस, बिक जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कोई भी स्ट्रेटजी, साम दाम दंड भेद, प्रोडक्ट बिक जाना।
मार्केट में धंधे पर बैठे क्यों हैं? बेचने के लिए ना भाई। आप में से बहुत सारे लोगों की शॉप्स होंगी, इंडस्ट्री होंगी, कोई प्रोडक्ट मैन्यू, बहुत सारी चीजें होंगी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो कि आप केवल उन्हीं लोगों को चीजें बेचो जिनको जरूरत है, या आपको आपके प्रोडक्ट को बेचने से मतलब है? आपको तो आपके प्रोडक्ट बेचने से मतलब है ना। तो करेक्ट है कि गलत है? करेक्ट है। मार्केटिंग शुड रिजल्ट इन अ कस्टमर हु इज रेडी टू बाय। मार्केटिंग का इंपैक्ट क्या पड़ता है? अच्छा एक बात बताओ, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, जैसे ऑडी है, राइट। ऑडी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो सभी के पास आता होगा। अब जैसे मेरा ये वीडियो है, आप चलो सारी बातें छोड़ो, ये मेरा वीडियो है, तो क्या ये केवल और केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो लोग पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? भाई जो भी बंदा यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर है और अगर ये रन हो रहा है और सजेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, किसी को भी शो हो सकता है, करेक्ट। लेकिन इससे जुड़ेगा कौन? इससे जुड़ेगा वही जिसको इसकी क्या होगी, जरूरत होगी। अब आप लोग इसको देख रहे हो तो उसके पीछे का रीजन है ना, दैट यू आर रेडी टू वॉच। तो दोनों क्या है, बिल्कुल सही है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, वो क्या हो जाएगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, और ये तीन हो जाएंगे गलत, और सही आंसर पे चले जाएंगे हम यहां पर, है ना। नेक्स्ट, जॉब इवैल्यूएशन इज कैरिड ऑन मेनली फॉर। जॉब इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है बताओ? जॉब इवैल्यूएट, नौकरी का मूल्यांकन। देखिए आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, है ना, तो अगर सपोज करो आपको इंस्टीट्यूशन है ना, तो जब आप इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हो तो आपको प्रमोशन मिलता है, आपको इंक्रीमेंट मिलता है, आपको बोनस मिलता है, आपको ईएसओपी मिलता है। तो वो किस आधार पर मिलता है? आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी जो जॉब है उसको इवैल्यूएट किया जा रहा है, ताकि आपका जो प्रोग्रेस है उसके आधार पर आपका प्रमोशन, डिमोशन, सैलरी, वेजेस या जितनी भी चीजें हैं उन सबको क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके और आपके साथ उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो यहां पर आपसे पूछा आइडेंटिफाइंग जियोग्राफिकल लोकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो कट गया। प्रमोटिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, भाई प्रमोशन हो सकता है। सिंप्लीफाइंग वेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हो सकता है। मीटिंग कंपटीशन की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। तो अब बच्चे आपके पास बी और सी, अब इनमें से तो कोई एक ही हो सकता है, दोनों तो होंगे ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा, देखिए प्रमोटिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एक अलग चीज है, लेकिन सिंप्लीफाइंग वेज एडमिनिस्ट्रेशन ये ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जब आप सपोज करो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम कर रहे हैं, उन 10 में से अब आपको क्या करना है, अब आपको एक ही व्यक्ति को प्रमोट करना है, तो आप उसके लिए किसके आधार पर करोगे? जॉब इवैल्यूएशन के आधार पर। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने आपका जो वेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, कि भाई जो इस काम को, इस टारगेट को, इस प्रोजेक्ट को हेल्प करेगा मेरे को दिलाने में, उसको मैं प्रमोट कर दूंगा और उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये वाली कहानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे साथ, इंक्रीज इन द इंस्टॉलेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज मेनली ड्यू टू। पर्सनल कंप्यूटर की स्थापना में वृद्धि मुख्य रूप से निम्न के कारण है। मोनोटोनी ऑफ वर्क, काम की एकरसता। रिडक्शन ऑफ फैटिग, थकान में कमी। इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी, दक्षता में वृद्धि। लोअरिंग वर्कलोड, कार्यभार को कम करना। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, है ना, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। बताइए क्या होगा? तो देखिए, हाँ आप, मैंने क्या कहा, अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो अभी के सिस्टम एक है, 10 लोग हैं और सभी को सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने क्या किया, आपने ना हर व्यक्ति के लिए एक पर्सनल कंप्यूटर रख दिया। तो अब क्या होगा, अब उनको ना तो वेटिंग करना पड़ेगा और ना ही उनको थकान होगी। तो कुल मिलाकर के उनकी जो काम करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, सी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following accounting convention stipulates the contingent assets? Contingent assets appear as a footnote as a balance sheet। ये दूसरी बार आ गया है यहाँ पर, ये हमने कर लिया था इसके साथ। चलिए नेक्स्ट,
अगर प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक 2,45,000 है, कितना है, तो आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,45,000 का। आपको परचेज दी हुई है 15 लाख की, और आपको सेल्स दी हुई है ना, कितने की, 17,40,000 की। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे बच्चे अगर आपको इसका फॉर्मूला ध्यान में है तो आप क्या कर लोगे, आप इसको आसानी से समझ लोगे, क्या कर लोगे, आप इसको आसानी से समझ लोगे, है ना। लेकिन अगर आपके पास इसका फॉर्मूला नहीं है तो आपको फिर इसको समझने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं, ये हट गया यहां से। तो हमारा फॉर्मूला होता है COGS इज इक्वल टू, है ना, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, है ना। जो आपके बेचे गए माल की लागत है ना, क्या है, बेचे गए माल की लागत है, उसका फॉर्मूला क्या है, प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया। लेकिन यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दिया है और क्लोजिंग भी नहीं दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के अब आपके पास क्या निकल करके आएगा, अब आपके पास निकल करके आएगा सीधा सीधा सा क्या, यहाँ पर दिया हुआ है COGS, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है COGS पर, किस पर दिया हुआ है, COGS पर। तो अगर मैं ये मानूं कि हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 100 है, और हमारा जो GP है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो कितना है, 20% है, तो 20 हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो सेल हो गया वो कितना हो गया, हमारा सेल 120 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं COGS निकालूं सेल पर, तो हमारा COGS कितना है, 17,40,000 रुपये। तो 17,40,000 की मल्टीप्लाई जब 100 में करूंगा और 120 से इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास कितना निकल करके आ जाएगा, मेरे पास निकल करके आ जाएगा बेटा 14,50,000। कितना निकल करके आ जाएगा, 14,50,000। और 14,50,000 में से, है ना, 14,50,000 में से जब मैं सीधा सीधा माइनस कर दूंगा किसको, 17,40,000 को, एक सेकेंड तो एक सेकेंड देना, 17,40,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये आ गया आपका 14,50,000। तो ये आ गई आपकी सेल कॉस्ट, सॉरी क्या आ गई आपकी कॉस्ट। तो 14,50,000 अगर आपकी कॉस्ट है ना, तो 14,50,000 अगर आपकी कॉस्ट है तो उसमें ओपनिंग कितना है आपका, 2,45,000 रुपये, और परचेज कितनी है आपकी, 15 लाख रुपए, कितनी है, 15 लाख रुपए माइनस क्लोजिंग। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप क्लोजिंग इधर ले आओगे और इसे इधर ले जाओगे, तो जब आप इनको एक्सचेंज करोगे तो ये हो जाएगा 15 और 2 17, 17,45,000, कितना हो जाएगा, 17,45,000। और जब आप 17,45,000 को माइनस करोगे, देखो इधर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया आपका क्लोजिंग और यहाँ पर आ गया आपका 17,45,000 माइनस कितना, 14,50,000, है ना। तो 50 5 95, है ना, और 9 15 और 2 17, तो 2,95,000 अगर ये रहा, तो 2,95,000 2,95,000 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। डंपिंग एक वर्ड होता है, डंपिंग, ठीक है ना। डंपिंग किसका उदाहरण है, मोनोपोलिस्टिक। पहले मैं डंपिंग बता देता हूँ क्या होता है। बेसिकली डंपिंग क्या होता है, जब हमारा, जैसे मैं हूँ तो मेरा माल देश में बिक नहीं रहा है, तो उसके प्राइजेस को मैं क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, और मैं किसी एक टारगेट मार्केट को, एक कंट्री को, मतलब अपने देश में नहीं बल्कि किसी दूसरी कंट्री को क्या कर लेता हूँ, एक टारगेट मार्केट बना लेता हूँ और वहाँ पर
वहां पर जो उस प्रोडक्ट के सिमिलर प्राइस अवेलेबल है उससे कम प्राइस पर उन लोगों को वो प्रोडक्ट क्या कराने लग जाता हूँ, प्रोवाइड कराने लग जाता हूं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको क्या कहा जाता है, डंपिंग कहा जाता है। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल ट्रेड, मोनोपोली इन इंटरनेशनल ट्रेड, ओलिगोपोली इन इंटरनेशनल ट्रेड, परफेक्ट कंपटीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। अब आपको ये लगेगा मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली तो इंग्लिश उसमें इकोनॉमिक्स में है, लेकिन डंपिंग जो है वो तो आपका अकाउंटेंसी और इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है, तो वो तो आएगा ही आएगा। तो डंपिंग किसका उदाहरण है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एकाधिकार प्रथा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एकाधिकार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ओलिगोपोली, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सही प्रतियोगिता। तो मेरे बच्चे, जब आप जैसे सपोज करो मैंने क्या करा, मैंने एक प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट को मैंने पाकिस्तान में बेचना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ के प्राइजेस, या श्रीलंका में बेचना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ पर प्राइजेस के बहुत ज़्यादा है, तो उस प्राइजेस को मैं वहाँ पर अवेलेबल उस प्रोडक्ट के प्राइस से बहुत सस्ता बेच रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी सारे लोग हैं वहाँ के, वो अब वहाँ के प्रोडक्ट को ना खरीद करके किसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड में मेरी क्या क्रिएट हो जाएगी, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, और यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब मुझे जरा ये तो बता दो कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और वास्तव में अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं और मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। ये तो कहनी भी नहीं पड़नी चाहिए, आपको खुद ही क्या कर देना चाहिए, प्यारा सा बहुत स्वीट सा लाइक कर दो, ताकि आपका वो लाइक मुझे तक पहुंचे और मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो फटाफट से लाइक शेयर कर दो। चलिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एज नेसेसरी एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह जरूरी है। क्यों, उसका कारण क्या है, रेसिस्ट चेंजेस, बिल्ड मोरल, हैज क्लोज एसोसिएशन विद डिसीजन मेकिंग, फुलफिल सेपरेट गोल्स और स्टैंडर्ड्स, परिवर्तन का विरोध करता है, मनोबल का निर्माण करता है, निर्णय लेने में घनिष्ठ संबंध है, अलग अलग लक्ष्य और मानकों को पूरा करता है। बताइए, अनौपचारिक और जो हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो औपचारिक है, लेकिन साथ साथ में हमारे इनफॉर्मल अनौपचारिक जो संबंध है वो भी तो क्रिएट हो जाते हैं। जैसे फ्रेंड बन जाते हैं बहुत सारे, तो वहां पर ना तो हम लेवल का ध्यान रखते हैं, ना स्केल का ध्यान रखते हैं, ना पोजीशन, ना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां पर क्या होता है, वहां पर एक कलीग ना होकर के वहां पर फ्रेंडशिप होती है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन क्या हेल्प करने में, मतलब क्या किस तरह का जो एक कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने में आपकी हेल्प करती है। बताइए, तो जो करेक्ट आंसर आप लोग देंगे वो क्या है। देखिए, मेरे लिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिल्ड मोरल क्रिएट होगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपके बीच में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा जहां पर किसी को किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी इक्वल है और सभी अपने काम में लगे हुए हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इससे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन और क्या ही होगी, है ना। तो बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों, अगर इसको वैसे भी देखें एलिमिनेशन मेथड के साथ भी, तो देखो विरोध जो है वो तो ऑलरेडी से, रेसिस्ट ये तो वैसे भी नेगेटिव है, ये तो वैसे भी कट जाएगा। निर्णय लेने के साथ देखो, कभी भी इनफॉर्मल आप जब भी डिसीजन लोगे वो फॉर्मल वे में ही जाकर के लोगे। इनफॉर्मल में डिसीजन मेकिंग की कोई वैल्यू नहीं रहती और आपके अलग अलग गोल को पूरा नहीं करता, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल का एक कॉम्प्रेहेंसिव ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करता है और उसके लिए वो क्या करता है, वो मोरल बिल्ड करता है ना। चलिए नेक्स्ट, Exim Bank of India provides financial assistance to exporter and importers in India। जो Exim Bank है वो क्या करता है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंपोर्टर्स को भी और इसको एक्सपोर्टर्स को भी। तो इन फॉरेन करेंसी ओनली, बोथ इन इंडिया एंड फॉरेन करेंसी, एज जीरो इंटरेस्ट लोन या एज सब्सिडी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो एग्जिम बैंक है भारत का, तो वो भारत में जो निर्यातक और आयातक है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है, केवल विदेशी मुद्रा में, भारतीय और विदेशी दोनों में, या शून्य बाजार ऋण के रूप में, या सब्सिडी के रूप में। बताइए, अच्छा इसमें अगर मैं सब्सिडी की जगह ऑल ऑफ दीज कर देता हूं, बताओ, अब बताओ, चलो सभी, अब बताना था व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, जो करेक्ट आंसर जाएगा बोथ इंडियन एंड फॉरेन करेंसी, भारतीय और विदेशी दोनों में, है ना। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर जॉब ऑर्डर फर्म। जॉब ऑर्डर फर्म जो होती है उनके लिए नेतृत्व की कौन सी
कौन सी सबसे अच्छी टेक्निक है जो प्रभावशाली है, बताइए। कौन सी? जॉब ऑर्डर फॉर्म। पार्टिसिपेटिव मतलब सहभागी, ऑथरेरियन मतलब एकाधिकार वाली जो होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल जो परिवर्तनकारी होती है, फ्री रेन जहां पर सभी लोग जो है वो मिलकर के काम करते हैं, और जो सुपीरियर होता है वो अपनी क्या करता है, फ्री ऑफ पावर दे देता है कि भाई आप ही कर लो, आप ही का प्रोजेक्ट है, मेरे को तो खाली रिजल्ट से मतलब है, तो मुझे तो खाली रिजल्ट दे देना। तो वो वाली एक कहानी आती है, बताइए। जॉब ऑर्डर फर्म, जॉब ऑर्डर फर्म। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? पार्टिसिपेटिव, सहभागी नेतृत्व। क्लियर है? नेक्स्ट, जीएसटी इज अ डैश बेस्ड टैक्स कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी वस्तु और सेवाओं की खपत पर अवधि आधारित कर है, गंतव्य डेस्टिनेशन आधारित कर है, डेस्टिनी नियति आधारित कर है, डेवलपमेंट विकास आधारित कर है। बताइए करेक्ट आंसर जो होगा वो डेस्टिनेशन होगा, गंतव्य आधारित। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट इक्वेशन। सही समीकरण ज्ञात कीजिए, इसका आंसर करो फटाफट कमेंट में। पॉज कर दो, तुरंत वीडियो पॉज करो और फटाफट से पहले इसका आंसर करो। मैं देखना चाहता हूं कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता है, बताइए। और ये भी तो पता चलेगा ना फिर मेरे को कि आप कितना पढ़ रहे हो या खाली स्वाइप खेल रहे हो। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, देखिए इक्वेशन जो होती है वो होती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इक्विटी, सॉरी इक्विटी प्लस लायबिलिटी, या लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो इसका मतलब क्या है, इससे कौन कौन सी इक्वेशन आपकी जो है वो बन सकती है। अगर आप एसेट में से इक्विटी माइनस कर दोगे तो लायबिलिटी आ जाएगा, एसेट्स में से अगर आप लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा, है ना। तो ये दो जो कंडीशन है वो और बन सकती हैं इससे, है ना, ये वाली बात हो गई। लेकिन क्या इसमें ये भी बन सकता है, अगर एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दें और जो इक्विटी है उसको भी माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, जीरो। तो ये भी क्या है, आपकी करेक्ट इक्वेशन है। ये भी क्या है, आपकी करेक्ट इक्वेशन है। क्योंकि दोनों का रिजल्ट कैसा होता है, इक्वल होता है। तो अगर आप इन सभी इक्वेशंस को ट्रेस करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कैपिटल माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, नहीं। एसेट प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट प्लस लायबिलिटी कैपिटल नहीं होता। नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस कैपिटल, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही होगा। क्लियर है। नया क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग विल नॉट अप्लाई टू। तो जो लेखांकन का प्राप्ति सिद्धांत है वो किन में से लागू नहीं होता, रियलाइजेशन, है ना। तो आपको उसके लिए किसकी जरूरत होगी, रियलाइजेशन, जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, ये जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ना, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइए जरा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइए। तो रियलाइजेशन और रिकॉग्नाइजेशन, है ना। तो रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको केवल और केवल जो प्रॉफिट्स हैं, है ना, जो प्रॉफिट्स हैं वो केवल तभी रिकॉर्ड करने हैं जब आप उनको गेन कर लोगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज क्या है कि जैसे सपोज करो आपका ये ईयर है ना, और आपने किस डेट को मान ले, चलो 9 तारीख को ही मान लेते हैं, 9 फरवरी 2023 को आपने क्या करा, आपने सेल करा। आपने क्या करा, सेल करा। आपने इस पर 3 महीने का बिल लिखा। तो फरवरी तो ये हो गया, मार्च ये हो गया, अप्रैल ये हो गया। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, और इसका पेमेंट आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 14
अप्रैल 2023 को। अब सवाल ये आता है कि आप इस सेल को इस ही दिन 9/2/23 को रिकॉर्ड करोगे या 14/4/23 को रिकॉर्ड करोगे। तो जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा मेरे बच्चे, वो क्या निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा कि सर हम तो उस ही दिन को क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। इस दिन हम रिकॉर्ड करना भूल गए, फिर के लिए यही थोड़ी ट्रांजैक्शन है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग जो है चलाते हैं। तो इसका तो सर्विस इंडस्ट्री में तो ये प्रिंसिपल क्या है, फॉलो किया जाता है, माइनिंग इंडस्ट्री में भी किया जाता है, रेलवे इंडस्ट्री में भी किया जाता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें इस तरह की जो प्रैक्टिस है उनको फॉलो नहीं की जाती। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्राइट पेड ऑन the purchase of a machine ₹700 was posted to the freight account and ₹1,700 as ₹1,700. This error related to the previous year but was deducted during the current year. Account will be credited. Account will be credited during rectification. तो एक मशीन है जिसको आपने 700 में खरीदा, उस पर ढुलाई के आपने 700 रुपये दिए, ढुलाई पर 700 रुपये दिए और ढुलाई को आपने पोस्ट कर दिया कितने में, 1700 रुपये में। एक मशीन की खरीद पर आपने ढुलाई दी 700 रुपये की और उस ढुलाई को आपने ढुलाई खाते में कितने में, 1700 में लिख दिया। ये जो त्रुटि थी, ये जो एरर था, ये पिछले साल से रिलेटेड था, लेकिन आपको इसी साल इसका पता चला। तो जब आपने सुधार किए तो आप कौन सा खाता क्रेडिट करोगे वो आपसे पूछा गया। आप मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करोगे 1700 से, आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करोगे 1700 से, आप फ्राइट अकाउंट क्रेडिट करोगे 1700 से, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करोगे 1700 रुपए से। बताइए व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपको क्या करना था। सबसे पहले आपको आपकी फ्राइट दिए थे मशीनरी पर, है ना, तो सबसे पहले तो आपको मशीनरी को क्या करना है, डेबिट करना है। कितने से, 700 रुपए से। कितने से करना है, 700 रुपए से करना है। अब क्योंकि आपने इन्हें फ्राइट लिख लिया था और उन फ्राइट को आपने किस में लिखा होगा, P&L अकाउंट में लिखा होगा, तो अब आपका P&L अकाउंट डेबिट ना होकर के क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो P&L अकाउंट जो है आपका एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, ये एडजस्टमेंट अकाउंट है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 1700 से। क्यों? क्योंकि आपने पहली साल 1700 रुपए का फ्राइट लिख लिया, तो जो आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो जो आपने पहली साल डेबिट किया था वो अब आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा क्या, 1000 रुपए, और 1000 रुपए किस में चले जाएंगे, आपके सस्पेंस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये वन साइडेड एरर है और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ये तो कहीं होगा ही नहीं। ये होगा आपका डेबिट और ये भी होगा आपका क्या, डेबिट। तो इसी के साथ आपका जो 24 है उसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट, द रीजन फॉर द गाइडेंस ऑफ द टीचर इज, ऑफ द लीडर इज, सॉरी टीचर की याद आ गई मेरे को। द रीजन फॉर द गाइडेंस ऑफ द, वैसे टीचर भी जो होता है लीडर ही होता है। अब मैं भी तुमको लीड ही तो कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, पैटर्न क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें। तो रीजन क्या है गाइडेंस का लीडर की, स्ट्रेंथ देना, फोर्स करना, इन्फ्लुएंस करना या पावर करना। अब मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ, तुम लोगों को स्ट्रेंथ दे रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूं, तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, या तुम लोगों को पावर क्रिएट कर रहा हूं, बताओ। तो तुम लोग कहोगे सर आप हमें प्रभावित कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप हमें प्रभावित कर रहे हो कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। और जब हम एग्जाम टाइम में बैठेंगे तो सर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, उसके चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, तब उसका आंसर देंगे, ताकि ये जो गलती हो जाती है ना कि गलती से मिस्टेक हो गई, वो ना रहे। जल्दबाजी में हमारा कोई आता हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो जाए, जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े कि यार ये तो हमें आता था, लेकिन पूरा क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ लेते तो क्वेश्चन सही हो जाता, और इस एक क्वेश्चन की वजह से अपनी जो मेरिट है वो नीचे खिसक गई। तो वो आपको कहने को ना मिले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बड़े ध्यान से और कॉन्स्टेंटली अपना माइंड बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, है ना। और इसी के लिए हम लोगों ने क्या किए थे, क्विज स्टार्ट किए थे, ठीक है।
ताकि आप ध्यान से आराम से पढ़ सकें और उनको अटेम्प्ट कर सकें, और वो क्विज अभी भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिन्होंने नहीं दिए हैं तो वो भी उन लोगों को वो भी लोगों को क्या कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, अब तो 7 दिन बचे हैं, है ना, वहां पर भी मैंने सारे कॉन्सेप्ट ले लिए हैं, तो अब तो 7 दिन बचे, तो अब तो अपनी सारी प्रिपरेशन यहीं पर ही होगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In order to find out the value of the closing stock during the end of the financial year V, वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान जब हमारा अंतिम रहतिया होता है, उसके मूल्य को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉक शेयर्स में देखते हैं। यहां पर स्टॉक शेयर वाली बात है। कट हो गया, चलो ये तो कट ही हो गया भाई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग। बताइए, तो ये तो मैंने काट ही दी, अब तीनों में से बता दो। देखो ये किसी या क्या ये फॉर्मूला है किसी का? नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज, क्या ये फॉर्मूला है किसी का? तो सीओजीएस का फॉर्मूला भी हमने पीछे पढ़ा था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, राइट। चलो आ जाओ। तो ये तो किसी का भी फॉर्मूला है नहीं, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ ये फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है जरा बताना, बताओ जरा, ये किसका फॉर्मूला है? ये ए कभी हो समझ लो, फॉर्मूला किसका है ये बताओ जरा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बताओ इनमें से कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो है पार्ट है? बैंक ओवरड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीप्ट फ्रॉम इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज, मार्केटेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है हमारी, बताइए ऑपरेटिंग के इन्वेस्टिंग या बोथ, बताओ जरा, कमेंट करो ना ये बच्चों, कमेंट करो जरा, थोड़े से एक्टिव रह लो, हैं लेक्चर ही लेक्चर देखते रहोगे, कमेंट वमेंट करते रहो अच्छे से। सर ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, सर ये वाला क्वेश्चन नया है, ये भी तो पता चले ना कि तुम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन से पढ़े अब तक, कौन कौन से नहीं पढ़े। 7 दिन बच रहे, क्या करोगे हैं? तो मुझे भी पता चलेगा कि भाई हाँ भाई तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, इसका मतलब तुमने ये टॉपिक पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, है ना। फिर मैं और नए क्वेश्चन बना के लेके आऊंगा, मजेदार क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करके बताओ जरा कि ये कौन कौन से क्वेश्चन तुम लोगों ने ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। बाकी आंसर तो दे ही दो, वीडियो देखो, क्वेश्चन पढ़ा करो, वीडियो पॉज किया करो, फिर उसका आंसर दे दिया करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फालतू में ये जो होता है ना स्किप कर देना, स्किप या 2 गुना 3 गुना पर जो देखते हैं कि भाई क्वेश्चन का आंसर पता चल जाए, कुछ नहीं होने वाला, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, समझ रहे हो, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, आराम से चलो, स्लोली चलो, कंटेंट आपका सारा हो ही चुका है, सारी रिवीजन मैंने आपको करा दी है, इतना ज़्यादा मटेरियल आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो डेफिनेटली उनमें से बहुत हद तक आपको मिल जाएगा। देखो मैं ये तो कह नहीं रहा कि इसी में से आएगा, लेकिन हाँ इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको कराए हैं, उनसे बाहर नहीं जाएगा। यही आएगा नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो क्या है, ये एक बिल्कुल ऐसा मतलब समुद्र की तरह है, जो आप या आकाश की तरह कह लो कि आप चलते चले जाओ, तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। अथाह ज्ञान इसके अंदर जो है वो पड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन अपना प्रयास होता है कि अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करना, जो रिलेवेंट है एटलीस्ट उतना तो हम कर लें, और जितना हमने किया है। अच्छा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो चीज़ हमें आती हैं उनको बिल्कुल इस तरह से पॉलिश कर लें कि वो तो गलत हो ही ना। अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आपका क्वेश्चन छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, सारे क्वेश्चन करोगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी पॉसिबिलिटीज जो है 1/4 ही सही, लेकिन है तो कि वो सही होगा जो आपको नहीं आते। और जो आते हैं अगर वो 100% सही है, आप सोचो कि 180 का आएगा, 180 में से अगर आपके जो है 120 नंबर आप कंफर्म करके आते हो कि भाई 120 मेरे हो ही जाएंगे, अब बचे कितने 60, और 60 में से अगर 1/4 भी देखा जाए तो 1/4 कितना होगा 15, तो 135 तक तो तुम वैसे भी चले जाओगे ना,
और मुझे नहीं लगता कि 140 प्लस या 130 140 के प्लस में कुछ ज़्यादा रहने वाली है। मतलब वो तो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें उसको जो है मेज़र करते हैं। लेकिन फिर भी यार 150 में से 135 प्लस में या 140 150 अगर आपके आ जा रहे हैं तो कम है क्या? ये उनके लिए हैं जिनके 120 फिक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 120 फिक्स हैं, हो सकता है आपके 140 के 146 सही हो 40 में से, समझ रहे हो? तो ये एक चीज होती है। मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आप जो कर रहे हो उसमें आपकी श्योरिटी हो कि भाई ये मुझे आता है और ये गलत नहीं होगा। अब आपने किसी चीज को पढ़ा भी है और आप वहां पर जाकर के कंफ्यूज भी हो रहे हो कि यार पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। अब क्या हुआ कि आप उसको बेहतर कर सकते थे लेकिन आपने समय रहते उसको बेहतर किया नहीं। तो जहां पर आप 100% अपना एक मार्क सिक्योर करने वाले थे वहां पर उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? आपने पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया कि देयर इज ओनली 1/4 पॉसिबिलिटी कि वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप कुल मिलाकर के ये मान करके चलो कि वो नंबर गया आपका। तो बेहतर है कि कुछ नया करने से ज्यादा बेहतर है अभी के लिए कि जो आपके पास चीजें हैं उन चीजों को ज्यादा पॉलिश किया जाए ताकि हम उनसे 101% जो अपना क्वेश्चन है और जो हमारा मार्क है उसको हम पूरी तरह से क्या कर सके? सिक्योर कर सके। तो इसी के साथ जो 27 होगा उसका सही आंसर जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए 28 डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। क्या? एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में तो एम्प्लॉइज वगैरह आते हैं लेकिन एक्सटर्नल जो होता है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, एक तो माइक्रो जिन्हें आप कंट्रोल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, और एक होता है मैक्रो। और मैक्रो के अंतर्गत ही आपके जो एनवायरमेंट है लाइक पॉलिटिकल, सोशल, पर्सनल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है ना, और लीगल, ये एनवायरनमेंट आते हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को डायमेंशन कहा जाता है। तो ये सीधा सीधा जो है आपका किससे जुड़ा हुआ होगा? मैक्रो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो कौन सा चला जाएगा? वो आपका चला जाएगा मेरे बच्चे बी। ना ए होगा, ना ग होगा, ना ख होगा, तो कब का क्या होगा? मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपनी प्रोड्यूसेस, मार्केट्स, इन्वेस्ट एंड ऑपरेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। कंपनी दुनिया भर में उत्पादन, विपणन, निवेश और संचालन करती है। इसको आप ग्लोबल कंपनी कहोगे, इंटरनेशनल कंपनीज कहोगे, ट्रांसनेशनल कंपनी कहोगे, मल्टीनेशनल कंपनी कहोगे, बहुत सारे देशों में, है ना। तो जब दुनिया भर की बात होती है तो वो बहुराष्ट्रीय हो जाती है, ट्रांसनेशनल कंपनीज। ठीक है ना, क्या हो जाती है वो? ट्रांसनेशनल कंपनीज। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लासिफाइड इनटू। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं, एक तो इंडस्ट्री और एक होता है कॉपीराइट। अब इंडस्ट्री में आपके पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है ना, ये सारी चीजें आती हैं। तो कुल मिलाकर के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो दो में क्लासिफाई है, 3, 4 या 5। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? कुछ बच्चे 5 लगाएंगे, कुछ बच्चे 3 लगाएंगे, लेकिन करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 2 ही होगा। क्या होगा? 2 ही होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। A person who is not a member of firm but allows himself to be presented as a partner। एक ऐसा व्यक्ति जो फर्म का सदस्य नहीं है लेकिन खुद को भागीदारी के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुमति देता है कि मैं किसी फर्म का, मैं आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, अब मैं उसमें क्या है, मैं उसमें साझेदार तो नहीं हूं लेकिन मैं आपको ये परमिशन दे रहा हूं कि आप मेरा जो नाम है या मेरी जो पहचान है उसको एज अ पार्टनर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के पार्टनर को क्या कहा जाता है? पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट,
या ऑस्टेंसिबल पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, बताइए। इसको नॉमिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉमिनल भी बोलते हैं। बताइए। प्रदर्शन द्वारा, होल्डिंग आउट द्वारा, देखो इसकी होल्डिंग आउट की मुझे हिंदी नहीं आती थी, प्रकट रूप में या निष्क्रिय साझेदार, बताइए, जिसको साइलेंट पार्टनर भी बोला जाता है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? होल्डिंग आउट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? होल्डिंग आउट। अच्छा, यहां पर अब ना एक बात समझने की है। देखो जो नॉमिनल होता है वो नाम देता है, अभी आप मेरा नाम यूज कर लो। डोरमेंट पार्टनर जो होता है वो कैपिटल देता है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज और भी आ जाती है कि जो आपके नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं और जो होल्डिंग आउट और जो स्टॉपल होता है वो कैपिटल नहीं देते, लेकिन उनकी लायबिलिटी बनती है पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये वाली भी एक बात है। तो इस अगर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये सभी जो पार्टनर्स हैं वो एक ही तरह के होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर होता है। देखिए, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो स्टॉपल और होल्डिंग आउट में होता है। स्टॉपल में क्या होता है और होल्डिंग आउट में क्या होता है वो मैं आपको ना एक बार समझा देता हूँ। ये अलाउ करता है, क्या करता है? ये अलाउ करता है कि भाई आप मुझे प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मैंने समझाया कि तुम मेरा नाम यूज कर सकते हो। लेकिन जो स्टॉपल होता है वहां पर ना तो वो अलाउ करता है और ना वो परमिट करता है, बल्कि लोग उसको देख करके, उसके व्यवहार को देख करके क्या समझ लेते हैं कि वो उस फर्म का क्या है? मालिक है। क्लियर है ये वाली बात? तो जैसे है ना, ये वाली एक बात है। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ अ फर्म, जो फर्म के आपूर्तिकर्ता और लेनदार हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी, लाभप्रदता की स्थिति में है, लिक्विडिटी, तरलता में आएंगे, मार्केट शेयर पोजीशन में आएंगे, या डेप्ट स्टेटस में आएंगे। तो जो इसका देखिए लिक्विडेट करना, सप्लायर को लिक्विडिटी होती है, क्रेडिटर भी लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा वो क्या चला जाएगा? लिक्विडिटी पोजीशन। क्लियर है? नेक्स्ट, तो जब हम नेक्स्ट के आगे करते हैं तो द कमेटी ऑन रिव्यू ऑफ पैनल ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट टू फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर लेट अरुण जेटली हु हेडेड द कमेटी। तो बैंक अधिनियम 2013 के पैनल प्रावधानों की समीक्षा पर समिति ने वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। समिति का नेतृत्व किसने किया था? नरेश चंद्र जी ने, भारत भूषण व्यास जी ने, इंजित श्रीनिवासन जी ने, या अभिजीत सेनन ने? बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सही आंसर की प्रतीक्षा में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो इंजित श्रीनिवासन जी जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? इंजित श्रीनिवासन जी, जिन्होंने कंपनीज एक्ट को लेकर के, है ना, किसको लेकर के? कंपनीज एक्ट को लेकर के क्या दिया था? अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की थी। क्लियर है ना ये वाली बात? चलें आगे। इसके बाद इसमें यहाँ पर जो अभिजीत सेन जी हैं उनका नाम जो जुड़ता है वो CACP के साथ जुड़ता है। CACP का मतलब क्या होता है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। क्या? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जो कब फाउंड हुई थी? 1997 में फाइंड हुई थी। कब फाउंड हुई थी? 1997 में। और इसमें जो भारत भूषण जी हैं, है ना, भारत भूषण जी हैं, इन्हें यूको, कहाँ गए ये रहे, यूको बैंक का जो एक चेयरमैन है ना, यूको बैंक जो है उनका चेयरमैन जो है उसके रूप में इनको जाना जाता है। तो ये ठीक है, क्लियर है ना ये वाली बात? क्लियर है ना? और जो एक कौन बचा हमारे? नरेश चंद्र जी। नरेश चंद्र जी को 2002 में, किसमें? 2002 में DCA, किसमें? DCA, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स के रूप में उनको जो एडवाइजरी बोर्ड का जो है एक चेयरमैन बनाया गया था। क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरह से ये सभी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी कमेटी से जुड़े हुए हैं, और वहां से मुझे लगता है क्वेश्चन आपका 100% निकल करके आएगा ही आएगा। चलिए, द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है प्लानिंग का? उद्देश्य, मिशन, रणनीति या पूर्वानुमान? बताइए।
तो ऑब्जेक्टिव जो है प्लानिंग का कंपोनेंट है, मिशन भी प्लानिंग का कंपोनेंट है, स्ट्रेटेजी भी प्लानिंग का कंपोनेंट है, लेकिन बेटा फोरकास्टिंग जो है वो प्लानिंग का कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि वो पहले किया जाता है, उसके बाद फिर क्या किया जाता है, प्लानिंग शुरू की जाती है। तो फोरकास्टिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग का कंपोनेंट आएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पर जाएगा वो क्या जाएगा, डी जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 20,000 दिए हुए हैं, और स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया 9,000 से, और डिबेंचर जो है वो डिक्रीज हो गए 5,000 से। आपसे कैश फ्लो पूछा है। देखिए, अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आपके लिए इसे करना हो जाएगा आसान। क्यों? क्योंकि हम करेंगे इस तरह से कि भाई आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, आफ्टर प्रॉफिट दिया हुआ है आपका, आफ्टर टैक्स वगैरह तो कुछ दिया ही नहीं है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितने का है? 20,000 का। इसमें से फिर दिया है इंक्रीज इन स्टॉक, मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट। तो इंक्रीज इन करंट एसेट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस, क्या होता है वो, माइनस, है ना। क्या होगा बेटा, वो माइनस होगा, है ना। एक सेकेंड देना जरा। ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज इंक्रीज इन स्टॉक, तो कैश फ्लो विल बी, यहाँ पर ना एक मिनट देना जरा, यहाँ पर एक सेकंड दो जरा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 20,000 दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज इंक्रीज इन द स्टॉक। स्टॉक में जब बढ़ोतरी होगी, है ना, तो स्टॉक जब बढ़ेगा, राइज होगा, तो इंक्रीज इन करंट एसेट, और इंक्रीज इन करंट एसेट जो होता है वो होता है माइनस। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 9,000 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज 11,000, है ना, 11,000 आ जाएगा। और उसके बाद आपको दिया हुआ है डिक्रीज इन डिबेंचर ऑफ ₹5,000। क्या? डिबेंचर में 5,000 रुपये में क्या आई है, कमी आई है। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, इसका रीपेमेंट किया है। और जब आपने इसका रीपेमेंट किया है, जब आप इसका रीपेमेंट करेंगे तो आप 5,000 और क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपका क्या रिजल्ट निकल करके आ जाएगा, 11 में से 5 गए तो आपका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा 6,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 6,000 होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये इसका 6,000 ही आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द अकाउंटिंग इन क्वेश्चन डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, इट इज विचाराधीन लेखांकन व्यवसाय के वसूली योग्य मूल्य को प्रतिबंधित नहीं करता। देयर इज अ लिमिट टू अकाउंटिंग, प्रॉफिट ऑफ अकाउंटिंग, बोथ या नन ऑफ दीज, बताइए। अकाउंटिंग इन क्वेश्चन डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियलाइजेबल वैल्यू। तो जो आप रियलाइजेबल वैल्यू, अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपने कोई मशीन खरीदी 70,000 की, आज वो मशीन जो है, आज मतलब 9 फरवरी 2023 को जो वो मशीन है, उस मशीन की वैल्यू 50,000 रुपये। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप इन दोनों में से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसे रिकॉर्ड करोगे, इसे या इसे? तो जवाब आएगा कि सर ये वाली। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। और जब आपने इसको इग्नोर कर दिया तो वो क्या बन गया, वो अकाउंटिंग की लिमिटेशन बन गया। और इसलिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो ए जाएगा, ना लाभ होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। क्लियर है ये वाली कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग अ चेक। एक चेक के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, बताइए। आपका सही उत्तर क्या होगा? अ टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट, अ टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन कंडीशनल, इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड, या ऑल ऑफ द अबव। मतलब वचन पत्र का एक प्रकार होता है, सशस्त्र पत्र होता है, या एक कटे हुए, हाँ एक कटे हुए इलेक्ट्रॉनिक छवि की रूप में शामिल है, इनमें से सभी। बताइए आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा।
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा, देखिए अ टाइप ऑफ चेक जो है वो प्रॉमिसरी नोट के रूप में तो नहीं जाएगा, ये तो कट गया, कंडीशनल भी कट गया, तो ये तो कट गए। तो यही है जो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक इमेज। तो इसमें क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज होती है, जैसे अभी आपने देखा होगा ना कि आप बहुत सारे जो चेक है वो जमा कराते हो तो बैंक उनको अंदर रखते हैं, वो स्कैन मारते हैं, तो वो जो ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये वाली ये बात है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में। एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑन द एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज। बैलेंस शीट की तारीख पर मूल्य ह्रास खाते के संचित प्रावधान पर शेष राशि क्या होगी। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू द एसेट, ट्रांसफर्ड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट इन द बैलेंस शीट। बताइए। लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित होगा, परिसंपत्तियों में स्थानांतरित होगा, मूल्य ह्रास वाले खाते में स्थानांतरित होगा, बैलेंस शीट में संपत्ति में कटौती होगी। बताइए। बैलेंस ऑन द एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्री है ना। तो जैसे सपोज करो तो आप बैलेंस शीट में क्या करके दिखाते हो एसेट्स को, जैसे यहाँ पर मशीन है, क्या यहाँ पर मशीन है, 50,000 की मशीन है, तो उसमें से आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे 2,000 का, तो क्या होगा, सिंपली आप डिडक्ट कर देते हो, सिंपली क्या कर देते हो, डिडक्ट कर देते हो, है ना। नेक्स्ट यार लाइक वाइक कर दो, है इतने बढ़िया बढ़िया नए नए क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर के आए इतनी मेहनत के साथ, है तुम लोगों की डिमांड के ऊपर, और तुम लोग लाइक भी नहीं कर सकते हैं। लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो, लगना चाहिए कि हाँ भी सेशन में मज़ा सा है। पर नहीं पता चलेगा कि सेशन में मज़ा आ रहा है तो फिर मैं क्यों ही लेकर के आऊँगा, जब मज़ा ही नहीं आ रहा तो छोड़ दो फिर, है ना। तो आरबीआई कैन इशू बैंक नोट्स अप टू विच डिनोमिनेशन, ये डिनोमिनेशन है, डिमोनेटाइजेशन नहीं है, कभी डिमोनेटाइजेशन समझ लो। भारतीय रिजर्व बैंक किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है, 2,000, 5,000, 10,000 या 20,000। करेक्ट आंसर आपके सामने ये रहा, 10,000 तक के नोट जो है आरबीआई वो इशू कर सकता है, उसको ये अधिकार दिया हुआ है। अब मुझे ये और बता दो कौन सा सेक्शन और कौन सा एक्ट इसको ये अधिकार प्राप्त प्रदान करता है। अगर जो भी मुझे बताएगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट लेकर के खा लेना। चलो आ जाओ आगे। एडीआर एंड जेडीआर आर एन एक्सेलेंट मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन इंडिया फॉर। जो एडीआर और जेडीआर हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो हैं, वो भारत में निवेश करने के लिए निवेश का एक उत्कृष्ट साधन है। किन के लिए, एनआरआईज के लिए, फॉरेन नेशनल्स के लिए, या दोनों के लिए, कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर इसका जाएगा वो जाएगा आपका बोथ ए और बी। यहां पर ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, एडीआर जीडीआर, और एक तीसरा होता है आईडीआर जिसको बोलते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कई जगह पर वो आपको इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट मिलेगा। एक बुक है उसमें ही सिर्फ ये इंडियन इंटरनेशनल डिपॉजिटरी, तो अगर आपको दिया हुआ है तो उसको करेक्ट कर लेना, कभी आप गलत कर लो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल सेशन टिल द एंड। अब आप मुझे बता दीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, और इन 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। क्यों? क्योंकि यही बताएगा कि आप कितने अच्छे तरीके से एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जाने वाले। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, बहुत अच्छा होगा। अब के बार डेफिनेटली केवीएस हमारा पार होगा। लगे रहिए, बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहिए, बिल्कुल भी किसी भी तरह की कंजूसी मत बरतिए। और अगर यार वीडियो अच्छा लगा और आपको पसंद आए हैं क्वेश्चंस तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ जाने चाहिए। कैसे बढ़ेंगे आप चिंता कर लो इस बात की आप भी। क्यों? क्योंकि वीडियो पसंद आएगा तभी वीडियो आएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आएगा तो अगला वीडियो भी नहीं आएगा। तो सीधी सीधी सी बात है, वीडियो क्यों? क्योंकि वीडियो बनेंगे आपके लिए, और अगर आप पसंद करते हैं और आपका फीडबैक आता है तो मुझे लगा कि हाँ भी मैं कहीं ना कहीं बच्चों को जोड़ पा रहा हूं और बच्चों के लिए काम कर पा रहा हूं, तो इसलिए आपका फीडबैक मेरे लिए है ज़रूरी। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक मिलेंगे कल आपसे एक नई और वीडियो के साथ जहां पर होंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। जय हिंद।